हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सृजन आईएएस कटिहार के द्वारा जो है 67वीं बीपीएससी परीक्षा और सीडीपीओ की परीक्षा का जो है कंबाइंड टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से जो है हम लोगों का अभी तक 6 टेस्ट हो चुका है ना। उसका जो है सॉल्यूशंस हम लोग वीडियो में देखते हैं। तो अभी तक में 3 सेट का हम लोग वीडियो में सॉल्यूशंस देख चुके हैं। तो यह है आपका टेस्ट 4 में जो है इंडियन ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स का है। तो इंडियन ज्योग्राफी से है जो है क्वेश्चन 125 क्वेश्चन रहेंगे और बाकी का 25 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स मार्च महीने का प्रतियोगिता दर्पण का होगा। ठीक है, तो यह है एक शेड्यूल बना हुआ है टेस्ट का। तो कुछ जो प्रारंभिक का 10 टेस्ट है वो सब्जेक्ट वाइज है और बाकी का 10 टेस्ट जो है वो आपका फुल लेंथ टेस्ट है, उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे जैसा बीपीएससी में होता है। तो यह टेस्ट 4 का सॉल्यूशंस वीडियो होगा। तो यह टेस्ट जो आयोजित हुआ था वो हुआ था 16 अगस्त को, है ना। 16 अगस्त को यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन है, 2 आवर्स का टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नहीं गुजरने की बात पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है आपका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। हम जानते हैं कर्क रेखा जो है उत्तरी अक्षांश में का जो 23.5 डिग्री का जो रेखा होता है वो कर्क रेखा कहलाता है। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत की जो है बीचों बीच से गुजरती है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व कह सकते हैं। तो इसमें कुल 8 राज्यों को वो टच करती है। यह काल्पनिक रेखा है ना। तो काल्पनिक रेखा है तो 23.5 डिग्री जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो उसमें से 8 राज्य इसके संदर्भ में आता है, इसके अंतर्गत आता है ना। तो उसमें से उत्तर प्रदेश नहीं है, बाकी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, राजस्थान है ना, झारखंड है, और आपको पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, त्रिपुरा है ना। कुल 8 राज्य से होकर के यह रेखा गुजरती है। तो पहला नंबर का हो गया सॉल्यूशंस। आगे चलते हैं। आदम का पुल निम्नलिखित में से किस 2 देशों के मध्य में स्थित है। तो आदम का पुल मतलब एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, वही पुल है जिसे रामायण के युग में जो है श्रीलंका जाने के क्रम में जो राम सेना के द्वारा बनाया गया था। अब समझ ही गए होंगे इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा भारत और श्रीलंका के बीच में। इधर इस पार में रामेश्वरम है, उधर श्रीलंका का एक टापू है, दोनों के बीच में वो सेतु बना हुआ जिसको आप राम सेतु भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य के उत्तरी सीमा में पड़ती है। तो मैकमोहन रेखा जैसा कि जानते हैं कि जो है भारत और चीन के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा है ना। तो ये जो रेखा है भारत और चीन के बीच में, ऐसे तो भारत और चीन के बीच में भारत के बहुत सारे राज्य हैं जो कि भारत चीन बॉर्डर को टच करता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, है ना, जो है आपका उत्तराखंड हो गया, उधर हिमाचल प्रदेश चले जाइए, है ना। तो ये सब राज्य, जम्मू एंड कश्मीर भी है जो है टच करता है, सियाचिन वगैरह। तो उनमें से आपको ये बताना है कि ये जो मैकमोहन रेखा है वो किन राज्यों की सीमा से लगता है, मतलब चीन के साथ। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये आंसर हो जाएगा 3 का। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। हम जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप जो है, भारत में जो है कुछ देश शामिल होते हैं। ये एक भूखंड है जिसमें भारत सहित कुछ देश शामिल हैं, जैसे कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, है ना। ये सब देश मिल करके जो है एक भारतीय उपमहाद्वीप, अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है। तो भारतीय उपमहाद्वीप का जो है निर्माण करते हैं। यही पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है कौन सा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान तो है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। श्रीलंका नहीं है, सॉरी, बांग्लादेश तो है ही। इसमें नहीं पूछा जा रहा था, तो श्रीलंका हो गया सी, है ना। 4 का आंसर हो गया सी। 5 का देखिए उत्तर प्रश्न क्या है, भारत का कौन सा भूभाग सबसे पुराना है। तो भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है। तो यह है आपका प्रायद्वीपीय पठार। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, जिसको आप दक्षिण भारत का पठार भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार में जिसको दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, वो प्रायद्वीपीय पठार में आता है। जैसे महाराष्ट्र वगैरह, कर्नाटक वगैरह का कुछ भाग वगैरह ये जो हिस्सा है, ये सब जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तो ये सबसे पुराना है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है।
तो भारत का पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये बताना है। तो हम जानते हैं कि जैसे ये मान लीजिए ये भारत है, ऐसे करके भारत का निचला हिस्सा का आपका ये बना हुआ है मैप। तो ये है पश्चिमी तट, ये है पूर्वी तट, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है जो है अरब सागर। तो अरब सागर के तट से जो है कौन कौन घाट लगता है वही पूछा जा रहा है। तो पश्चिमी तट पर जो का भाग है, मालाबार है केरल के पास, ये तो है। कोंकण है कर्नाटक में, ये तो है। काठियावाड़ है गुजरात में, ये भी है। कोरोमंडल तट इधर नहीं है, कोरोमंडल तट यहाँ पर है तमिलनाडु के पास, ठीक है। तो पूर्वी तट पर है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो कोरोमंडल तट हो जाएगा, यह पूर्वी तट का भाग है, ठीक है। कोरोमंडल तट पूर्वी तट का भाग है, बाकी जो है ये तीनों पश्चिमी तट का भाग है, ठीक, समझ गए होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, न्यू मोरे द्वीप का विवाद भारत और किस देश के बीच चल रहा है। तो न्यू मोरे द्वीप का विवाद जो है ये भारत और जो है बांग्लादेश के बीच में चल रहा है। चूँकि ये न्यू मोरे द्वीप जो है ये मान लीजिए इंडिया है, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश है बीच में, भारत के गोद में समाया हुआ है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर एक न्यू मोरे द्वीप है, आइलैंड है, जिस पर बांग्लादेश कहता है कि यह मेरा है और इंडिया कहता है मेरा है। तो इसी तरह का विवाद चलता आ रहा है वर्षों से, ठीक है। तो न्यू मोरे द्वीप उस द्वीप का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। तो सबसे पहले सूर्य की किरणें जो पड़ती है वो पड़ती है आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में। अब क्यों पड़ती है, इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है, और हम जानते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करती है ना। अब घूर्णन मतलब गतिमान है, परिक्रमा करती है सूर्य का। तो इसी क्रम में सबसे पूर्वी हिस्सा जो है वो सबसे पहले सूर्य के सामने आता है। तो सबसे पहले उदय वहीं कहाँ होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो इसीलिए भारत के किस 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो ये जो हो जाएगा आपका भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का जो है वो आपका नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। भारत का जो इस तरह का मैप देखिएगा तो यहाँ पर ऐसे करके है, तो ऊपर का हिस्सा इस तरह से है ना, देखिएगा तो ये है सिक्किम। तो इधर जो है आपका नेपाल पड़ता है, इधर चीन पड़ा, इधर भूटान, थोड़ा सा ये भूटान पड़ा, ठीक है। और फिर इधर तो अरुणाचल प्रदेश है। तो इस तरह से ये जो सिक्किम है, इधर से पश्चिम बंगाल भी टच करता है। तो सिक्किम जो है ना ये इंडिया का तो पार्ट है ही, वो इधर से भूटान, इधर से नेपाल, इधर से चीन से वो लगता है, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय का याम्योत्तर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। ये याम्योत्तर क्या होता है, समय का याम्योत्तर मतलब टाइम जोन लाइन जो जिसको कहते हैं, है ना, स्टैंडर्ड टाइम जोन रेखा जो होता है ये भी काल्पनिक होता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से इसकी तुलना की जाती है, उसको वहीं से रेफरेंस के तौर पर देखा जाता है। जितना डिग्री पूर्व होगा उतना टाइम आगे रहेगा, जितना डिग्री पश्चिम रहेगा उतना जो है, जैसे हमारा अपना भारत का ही ले लीजिए तो सारे 82 डिग्री जो पूर्वी ईस्ट देशांतर रेखा है वो जो है हम लोग का टाइम जोन रेखा है, स्थानीय समय मानक समय रेखा है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है ना। तो ये भारतीय मानक समय का याम्योत्तर इनमें में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये उत्तर दक्षिण गुजरती है। तो इसमें आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, उड़ीसा से भी गुजरती है। तो इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिससे नहीं गुजरती है, चारों राज्य से गुजरती है। तो यही हो गया, ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक रूप से मेघालय का क्षेत्र किसका भाग है। तो संरचनात्मक रूप से अगर देखें तो मेघालय का जो रूप है वो है दक्कन का पठार का ही एक भाग है ना। तो अब कैसे हम बता देते हैं, इसके पीछे ज्योग्राफिकल कुछ कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी हम लोग पढ़े भी हैं इस चीज़ को, है ना। ये आपका मान लीजिए इंडिया है ना, ये ऊपर का भाग मैं बना रहा हूँ, ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है आपका मेघालय का पठार है ना, यहाँ में मेघालय का पठार है पूर्वोत्तर में। तो ये जो मेघालय का पठार है ना, ये जो है इधर दक्कन ट्रैप का ही एक आंशिक पार्ट है, यही पार्ट उधर जा कर के जो है ये है। हालांकि बीच में एक जो है ये अलग बट गया है कुछ ज्योग्राफिकल कारणों से, है ना, वो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये पार्ट जो है
एक्चुअली में दक्कन का ही एक पार्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जो है ब्रह्मपुत्र नदी को ही जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मान लीजिए इंडिया है, ये इंडिया है। ठीक है। तो यहाँ तिब्बत का मानसरोवर जिला यहाँ से जो है सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ऐसे करके जो है पूरा तिब्बत में हिमालय के पैरेलली वो बहती हुई यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास नमचा बरुआ के पास जो है मुड़ जाती है एकदम, फिर से जो है इधर पश्चिम की ओर से जाते हुए, है ना, अरुणाचल प्रदेश में गमन करते हुए जो है आसाम में प्रवेश करती है। आसाम में जो है प्रवेश करते हुए ब्रह्मपुत्रा फिर आगे चल करके गंगा में मिल जाती है। जमुना नाम से बांग्लादेश में यह जानी जाती है। फिर आगे चल करके गंगा से मिलने के बाद पद्मा नाम से जो है फिर आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है नाम से जाना जाता है, कौन सा? तो यारलुंग सांगपो के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम और इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ये समझिए। ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हो गया, निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल भी कहा जाता है? तो थर्ड पोल जो है सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर जानते हैं भारत और चीन का जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित वह सीमा जो कि जो है आपका भारत और चीन के बीच सीमा लगाता है, सियाचिन ग्लेशियर वहीं पर है। ठीक है। तो ये है। बकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बकिंघम नहर जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर लगता है, इसलिए 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो एक प्रोजेक्ट है बबली प्रोजेक्ट, यह जो है गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इनमें जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे जो है पर्वत श्रेणियां ही है, उसमें से सबसे नवीन जो है वो आपका अपना हिमालय ही है, बाकी सभी पुराना है। सतपुरा की श्रेणी, अरावली, सह्याद्री, ये सब पुरानी है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, जैसे हम जानते हैं कि भारत का जो हिमालय का जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो हिमालय है इस तरह से श्रेणी में बटा हुआ है ना, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, है ना, शिवालिक, इस तरह से। तो इसमें जो है पश्चिम से लेकर के पूर्व तक में दो नदियों के बीच वाले रीजन को अलग अलग नाम दिया गया। जैसे पंजाब हिमालय, तो सिंधु से लेकर के सतलज के बीच के वाले हिमालय वाला रीजन को पंजाब हिमालय कहा गया। सतलज से फिर काली नदी के बीच वाले हिस्से को जो है आपका कुमायूं हिमालय कहा गया। काली से तीस्ता के बीच वाले को नेपाल हिमालय कहा गया। इसी तरह से ये जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के वाले भाग को हिमालय के पार्ट को जो है नेपाल हिमालय कहा जाता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है नंदा देवी चोटी जो है यह कहाँ पर है, किस हिमालय रीजन में है? अभी हम लोग जस्ट देखें कि हिमालय को अलग अलग नदियों के बीच की जो है उसको अलग अलग हिमालय नाम से जाना जाता है क्षेत्रीय स्तर पर, जैसे कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, इस तरह से नाम से जाने जाते हैं। तो नंदा देवी पर्वत चोटी है किस रीजन के हिमालय में पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कुमायूं हिमालय में पड़ता है, मतलब उत्तराखंड के रीजन में, है ना, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड के रीजन में पड़ता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है कौन सा? तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्या, दक्षिण भारत, ये जो पठारी भाग है उसमें सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका जो है अनाईमुदी जो है ये सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित। दर्रा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ से इस पर उस पर जाने के लिए आपको पहाड़ को चढ़ना होता है, फिर उस पर जाना होता है। पहाड़ के बीच में कहीं एक संकीर्ण रास्ता कटा हुआ जो कि पहाड़ को काटा हुआ है, चीरा हुआ है ना, वो नदियों के द्वारा पूर्व में पहले कभी नदी के द्वारा उस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया गया है। जो नदी सूख गई है तो वो एक आने जाने का रास्ता का काम करता है। ठीक है, तो उसी को हम दर्रा कहते हैं, है ना। पहाड़ को टपना आसान होता है। पहले स्थलीय भाग से लोग दर्रा का खोज करते थे और फिर एक पहाड़ के एक साइड से दूसरे साइड में वो दर्रे के माध्यम से आते थे। ठीक है, तो यही होता है। तो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन में है यह दर्रा बोमडीला,
अलग अलग दर्रा का नाम भी हम जानते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर्रा का नाम है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में इनमें से कौन सा दर्रा स्थित है? तो वो है नाथुला और जयलेपला। नाथुला और जयलेपला जो है ये सिक्किम में है। ठीक है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन करने जाते हैं? तो इसमें कौन सा दर्रा है? हम जैसा बोले दर्रा संकीर्ण रास्ता होता है, गहरा होता है, पहाड़ को चीरता हुआ रास्ता होता है ना। तो वो जो है आपका कौन सा दर्रा है जिससे भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील मतलब उस पार जाते हैं तिब्बत के पास? तो वो जो है आपका वो दर्रा है आपका माना दर्रा है ना। कहाँ गया ऑप्शन? डी ऑप्शन हो जाएगा, माना है ना, ये वाला। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह जाने का रास्ता जो है वो है जोजिला दर्रा से। जोजिला मतलब यह उत्तराखंड में पड़ता है। जोजिला मतलब बी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का समूह हिमालय के उस पार से निकलकर हिमालय के सभी श्रेणियों को चीरकर भारत में प्रवेश करती है? तो वो है आपका कौन सा नदियों का इनमें से समूह है? तो वो हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज, घाघरा है ना। ब्रह्मपुत्रा भी उस पार से ही आती है हिमालय को चीरते हुए, सिंधु भी उस पार से ही बहती है हिमालय को चीरती है, सतलज भी हिमालय के उस पार से ही निकलती है, उद्गम स्थान इसका उस पार ही है ना, हिमालय पर नहीं है, हिमालय के उस पार है ना। और घाघरा भी उस पार से ही निकल कर आती है। अपना कोसी, बिहार की कोसी भी उस पार से ही निकल कर आती है। तो यहाँ ऑप्शन कोसी तो है नहीं, कोसी है ऊपर में, लेकिन उसमें से कुछ नदी ऐसी है जैसे गंगा उस पार से नहीं आती है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हुआ। गंगा नहीं रहता तो यही ऑप्शन हो जाता, तो ये भी बात है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज, घाघरा। ठीक है, कोसी भी हो सकता है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो एस्चुअरी जो है इनमें से कौन सी नदी नहीं बनाती है? 25 नंबर का आंसर हो जाएगा महानदी है ना। महानदी ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे। एस्चुअरी जिस तरह से जो है मलबा ला करके नदियों के द्वारा मलबा ला करके समुद्र में जो गिराते समय डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा का ही एक अलग रूप है एस्चुअरी। ये एस्चुअरी पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदियां जो है एस्चुअरी बनाती है, पूर्वी घाट में गिरने वाली जो है मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी एस्चुअरी बनाती है, ताप्ती नदी एस्चुअरी बनाती है, मांडवी नदी एस्चुअरी बनाती है, लेकिन महानदी पूर्वी घाट पर बह के आती है मलबा ढो करके और वहाँ पर जो है डेल्टा बनाती है ना। तो ये चीज़ है, तो एस्चुअरी नहीं बनाती है ये कहा जा रहा है। एस्चुअरी का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, मैं ज्योग्राफी में बता चुका हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं है ना। एक लेकिन बनता नदियों के द्वारा ही है ना। बहुत दूर तक जहाँ गिरती है नदियाँ वहाँ तक जो है संकीर्ण जो गहरानुमा आकृति बना देती है, वो एस्चुअरी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से 26 नंबर में से कौन सी नदी उद्गम के समय अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो अरुण नदी के नाम से उद्गम के समय जो है कोसी ही जानी जाती है, कोसी नदी। ठीक है, ये अरुण कोसी मुख्य धारा का नाम है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात निर्माण करती है? तो कपिल धारा जलप्रपात जो है यह डी हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा 27 नंबर का। ठीक है, तो नर्मदा नदी आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी जो है ये है चंबल नदी का सहायक नदी है। ठीक है, चंबल का सहायक नदी है। आगे बढ़िए, 29 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर जो बहती है वो है आपका सभी हो जाएगा, मतलब उपयुक्त में से सभी। ठीक है, ताप्ती, नर्मदा, चंबल, सोन सभी जो है भ्रंश घाटी से ही होकर बहती है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी में है ना, ब्रह्मगिरी में है। ठीक, आगे देखिए 31 नंबर, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कहा जाता है कावेरी को है ना। अब बूढ़ी गंगा तो गोदावरी को, वृद्ध गंगा भी गोदावरी को, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कहा जाए, की अगर लगा दे तो कावेरी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उसके बाद आ जाइए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं होता है?
तो गोदावरी का भारत में ही होता है, झेलम का भी भारत में ही उद्गम होता है, रावी का भी होता है, घाघरा का नहीं होता, घाघरा का उस पार होता है, हिमालय के उस पार होता है। ठीक है, ये है 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए वहाँ कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिल करके जो है गंगा नाम से जानी जाती है। तो कहाँ पर, कौन से प्रयाग में? तो ये है देवप्रयाग, सी आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी का जो सहायक नदी है वो है वेन गंगा। इसमें जो भी ऑप्शन है उसमें से वेन गंगा आपका जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, सॉरी। तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा ये कृष्णा नदी का सहायक है, वेन गंगा नहीं है, वेन गंगा सहायक नहीं है कृष्णा का। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली मतलब पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदी, पश्चिमी तट पर गिरने वाली नदी इसमें से कौन सी है? तो पेरियार है, माही है, और पेरियार और माही है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। दो नदी मिल रही है ना, तो इनमें एक से अधिक हो जाएगा आंसर, माही और पेरियार नदी। पेरियार केरल के तट पर है ना मिलती है। ठीक है, इस तरह से। महानदी पूर्वी घाट में बहती है, कृष्णा भी पूर्वी घाट में गिरती है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ, किस नदी पर? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है यह अवस्थित है बेतवा नदी पर, है ना, बेतवा नदी पर। ए ऑप्शन हो जाएगा 36 का। 37 का थी थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध जो है 37 नंबर का ए रावी नदी पर बनाया गया है। ठीक है। 38 नंबर देखिए, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह है चंबल नदी पर, है ना। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, बाकी जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। तो मैथान 39 नंबर, मैथान एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो मैथान एवं तिलैया बांध जो है ये बनाए गए हैं, 39 का आपका हो जाएगा बराकर नदी, है ना। बराकर नदी झारखंड से होकर के बहती है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका जो है डी, मेट्टूर बांध कृष्णा नदी, बाकी सब सही है। ठीक है, मेट्टूर बांध कृष्णा नदी पर नहीं है, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है, तिलैया बांध बराकर नदी पर है ना ये, और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, मेट्टूर बांध कृष्णा पर नहीं है। तो ये हो गया 40 का। 41 देखिए 41, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है यह है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ठीक, तो बी आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। 42 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन लैगून झील नहीं है? तो लैगून झील जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र से लगा हुआ जो झील होता है उसको लैगून झील कहते हैं। समुद्र का ही पानी जो एक स्ट्रक्चर से घिर जाता है तो वह झील का रूप ले लेता है, तो उसको हम जो है कहते हैं तटीय भाग में जो घिर करके एक झील का निर्माण कर लेता है। तो वो जो है आपका लोकटक झील जो है यह लैगून झील नहीं है, बाकी सभी लैगून झील है, जैसे बेम्बानट झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, जोग गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? जोग या गरसोप्पा दो नाम है ये जलप्रपात का, इसका एक नया नाम भी है महात्मा गांधी जलप्रपात। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका 43 का। 44 देखिए, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिले में अवस्थित है। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये है आपका 45 का आंसर होगा 2 और 3, है ना। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी दे दिया है, ये गलत है। कपिल धारा एक्चुअली में नर्मदा नदी पर है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो है आपका भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक, 46 का बी हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं 47, इडुक्की जल प्रपोत विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है यह जो है आपका केरल में है। ठीक है, केरल में है। नेक्स्ट है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है यह जम्मू कश्मीर है। 48 का सी। 49 का हो गया जो है आपका सरदार सरोवर परियोजना लाभान्वित राज्य है कौन सा?
तो इसमें जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इस सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित है। नाथपा झाकरी 50 नंबर, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झाकरी परियोजना जो है ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा के मैदानों को पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बांगर, ऑप्शन होगा, है ना, तो सी आंसर हो जाएगा बांगर। ठीक, 52 नंबर देखिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 52 का हो जाएगा आपको 24.56%। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 53 नंबर, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम बताएं। अवरोही क्रम में बताना है कुल वन क्षेत्रफल की दृष्टि से, वनों की क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो 53 का हो जाएगा सी, है ना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, सी। ठीक, अगला है क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है कितना? तो ये है आपका 33%, सी आंसर हो जाएगा। आगे है 55 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी कहाँ स्थित है ना? नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? 55 का हो जाएगा नागपुर में, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 56, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह वनों का जो रिपोर्ट जारी करता है भारत में, वह करता है आपका जो है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? दलदली और ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वन को कहते हैं मैंग्रोव वन, है ना, जो है मैंग्रोव वन कहते हैं। 58 नंबर देखिए, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं? मतलब हर प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। ये कौन सा भौतिक प्रदेश है भारत का, है ना? तो वो है, आंसर हो जाएगा आपका उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय में जैसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो हर प्रकार का वन आपको मिलता जाएगा नीचे से ऊपर के क्रम में। ठीक है, तो हिमालय में उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम बताएं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी है भारत की, है ना, उससे कम कौन, इस तरह से ये बताना है। तो 59 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ए, जलोढ़ सबसे अधिक है। जलोढ़ भारत में सबसे अधिक है, उसके बाद लाल है, फिर काली का क्षेत्रफल है, फिर लेटराइट का। सबसे कम क्षेत्रफल लेटराइट का है। ठीक है, तो ये हो गया 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है किस क्षेत्र में? तो काली मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है आपका इनमें से सभी, मतलब महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग में और कर्नाटक के उत्तरी भाग में, मतलब इन सभी भागों में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी में जैव पदार्थ मतलब जीवांश की मात्रा से भरपूर होती है? किस मिट्टी में जीवांश मतलब जीवों की अंश ज़्यादा होती है? तो वो है 61 नंबर का काली मिट्टी। ठीक है, बासठ नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी मृदा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेगुर मृदा, जिसको आप काली मृदा भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा बेसाल्ट लावा से बना है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय होने के कारण। 63 नंबर क्वेश्चन है देखिए, किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो अधिक सिंचाई की आवश्यकता जो है ये आपको काली मिट्टी में नहीं होती है। 63 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 63 का बी।
है ना, पानी को जो है संजोए रखता है वो, उसकी जो है ये क्वालिटी होती है उस मिट्टी की। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपी हो जाती है? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी सूखा रहेगा तो बड़ा कठोर रहेगा, और जब गीली हो जाएगी तो वो चिपचिपा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल जैसे गेहूं है, जौ है, ये रबी की फसल है। गेहूं, जौ, है ना, रेपसीड। जूट हो जाएगा कि रबी फसल नहीं है ना, तो ये डी आंसर हो जाएगा। तो जूट जो है रबी की फसल की गिनती में नहीं आता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में भी जाना जाता है? तो वो है आपका पंजाब, है ना। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में भी जाना जाता है? तो वो है पंजाब। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन भारत में, विश्व की बात नहीं हो रही है, भारत की बात हो रही थी, केरल आंसर हो जाएगा ए, है ना। 68 नंबर क्वेश्चन है देखिए, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? स्वच्छ जलीय मछली जलीय मछली का मतलब है नदी और तालाबों का मछली को हम स्वच्छ जलीय मछली कहते हैं, है ना, और समुद्र की मछली को नमकीन जलीय मछली कहते हैं। तो ये जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका आंसर 68 का डी ज़्यादा है ना। ये है 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो जैसे कि देखिए, ये हरित क्रांति कृषि से है, पीली क्रांति भी कृषि से है, और श्वेत क्रांति भी कृषि एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही पशुपालन भी आता है। तो कृष्ण क्रांति नहीं है, कृष्ण क्रांति दूसरी क्रांति से आता है ना, पेट्रोलियम वगैरह ये सब आता है। तो ये चीज़ हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल इनमें से कौन नहीं है? तो वो है आपका सरसों। सरसों है रबी, है ना। ऑप्शन को आप अगर देखते हैं, कपास है, मूंगफली है, मक्का है, सरसों है। तो ये सरसों जो है खरीफ नहीं है, बाकी सभी मक्का, मूंगफली, कपास ये सब खरीफ फसल है। 71 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में भी चाय का उत्पादन होता है, जो पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, उसमें होता है, तो वो है आपका, और पूर्वी घाट के इलाके में भी होता है। सर्वाधिक चाय उत्पादन जो करता है वो है तमिलनाडु, ठीक है, दक्षिण भारत में। और सबसे अधिक तो आपका जो है ही असम तो है ही, है ना, पूर्वोत्तर भारत में। ये भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान का जो है आपका वो कानपुर में है, ठीक है, कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। 73 नंबर है, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा परमाणु केंद्र जो है वो है आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। 74 देखिए, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 75 देखिए, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है कौन? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है वो है आपका जो है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। ये जो है ये है आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है वो है आपका तारापुर हो जाएगा, 76 का जो है डी, तारापुर, महाराष्ट्र में। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है कौन सा? भारत में कौन सा इलाका जो है, कौन सा क्षेत्र भंडार गृह कहलाता है? किसका? खनिज पदार्थों का भंडार गृह, तो ये कहलाता छोटा नागपुर का पठार, डी आंसर हो जाएगा 77 का। 78 का आंसर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो केरल में थोरियम का भंडार है ना, तो ये है केरल आंसर हो जाएगा 78 का। 79 का देखिए, भारत में मिलने वाले अधिकांश कोयला किस भूभाग पर के निक्षेप में मिलते हैं, है ना, मतलब किस भूभाग से मिलते हैं भारत की? तो धारवाड़ है कि गोंडवाना है कि आर्कियन है कि टर्शियरी है, तो कौन सा है? तो ये है गोंडवाना, है ना, गोंडवाना। तो उसके बाद ये 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का अरूर भी कहा जाता है? तो भारत का अरूर जो है ये है आपका 80 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी को भारत का अरूर कहा जाता है,
क्योंकि इस घाटी में बहुत सारे खनिज संसाधनों का भंडार है। ठीक। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के कोयले को भूरा कोयला भी कहते हैं? तो भूरा कोयला किस प्रकार के, इस सब कोयला का प्रकार है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, है ना। तो इसमें से लिग्नाइट कोयले को हम भूरे कोयला भी कहते हैं। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, भिलाई स्टील संयंत्र किसकी मदद से स्थापित की गई थी? तो भिलाई स्टील संयंत्र जो है यह भिलाई स्टील प्लांट ये रूस की सहायता से स्थापित की गई थी, है ना। ये है छत्तीसगढ़ में पड़ता है भिलाई। और उसके बाद है मिलान करने का है, तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, मिलान में, है ना। ए हो जाएगा, मतलब ये है कि ए का 2, है ना, मतलब है कि पूर्व का बोस्टन कहेगा अहमदाबाद, बी का 4 सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, और सी का 3 उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। तो ये है। 84 नंबर देखिए, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भारत के बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्योंकि? जूट उद्योग का जो ह्रास हुआ क्योंकि कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान के बांग्लादेश में चला गया, है ना। तो ये हो गया इसका कुशल श्रम और जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया। ये है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर जो है वो है आपका सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बी आंसर, है ना। 87 नंबर देखिए, पोत निर्माण यार्ड गार्डन रीच डॉक यार्ड लिमिटेड कहाँ है? तो ये गार्डन रीच डॉक यार्ड लिमिटेड जो है ये अवस्थित है आपका कोलकाता में। डी आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन का देखिए, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। 88 का ए हो जाएगा। ठीक है। 89 देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहते हैं, एक मिनट, 89 नंबर क्वेश्चन, तो ये कोयम्बटूर को कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, तो कोयम्बटूर को कहते हैं। ठीक। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्नलिखित में से किन किन नगरों के मध्य है? तो NH1 जो है यह आपका दिल्ली और अमृतसर के बीच में है, और यही NH2 जो है दिल्ली और कोलकाता के बीच में। यही NH1 और NH2 को हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। ठीक है, ये है। 91 देखिए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं? तो शेरशाह सूरी मार्ग मतलब NH2 हो जाएगा, इसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। NH1 को भी कहते हैं शेरशाह सूरी मार्ग, और वहाँ दिल्ली से अमृतसर, और फिर दिल्ली से बीच में दिल्ली पड़ा, दिल्ली से अमृतसर उधर हो गया, फिर दिल्ली से इधर कोलकाता, है ना। तो ये तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी मार्ग NH1 ही कहलाता है। कोंकण रेलवे जोड़ता है किसको? 52 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन, कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलुरु को। रोहा पड़ता है महाराष्ट्र में, मुंबई के पास है। ये तटवर्ती रेल है ना, अरब सागर के किनारे किनारे ये चलती है। तो मुंबई के रोहा से शुरू होती है और मंगलुरु तक चलती है कोंकण रेलवे, है ना। 93 नंबर क्वेश्चन, रेलवे ने नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे नॉर्थ वेस्ट रीजन का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वो है आपका जयपुर में है। जयपुर में। रेलवे पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज सबसे बड़ी लाइन जो होती है उसकी जो दो लाइनों के बीच में जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 1.676 मीटर। ये हो गया सी आंसर। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा 94 का। तो उसके बाद 95 है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है ना। तो ये इसमें जो आपका है कांडला हो गया, पश्चिमी तट पर है, मतलब गुजरात में है। मुंबई भी आपका पश्चिमी तट पर हो गया, मंगलुरु भी पश्चिमी। एन्नौर नहीं होगा, एन्नौर होगा तमिलनाडु में पड़ता है, ये पूर्वी तट पर पड़ता है। ठीक, तो 95 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक। 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह जो है आपका वो है कांडला को ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। ज्वार भाटा के द्वारा जो है उसमें पानी आता है, भर जाता है
है ना, कांडला। 97 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार भी कहलाता है? तो सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कोलकाता हल्दिया हो जाएगा 97 का जो है बी। ठीक है। 98 नंबर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग है, नेशनल वाटरवे। तो नेशनल वाटरवे पहला जो वाटरवे है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक चलती है, लेकिन दूसरा वाला कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो वो है आपका जो है धुबरी से सदिया तक, ब्रह्मपुत्रा नदी पर है ना, धुबरी से सदिया। 99 नंबर देखिए चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो चेंचू जनजाति जो है ये है आपका आंध्र प्रदेश का। 99 का बी हो जाएगा चेंचू। ये 100 नंबर क्वेश्चन देखिए टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में अधिक पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ी के तमिलनाडु वाला रीजन में। ठीक, ये है। 101 नंबर देखिए भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है वो है आपका गोंड। ठीक है, गोंड है। 102 नंबर देखिए मिलान करना है 102 में, तो 102 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिलान करना है बिरहोर जनजाति, भूटिया जनजाति, टोडा, सेंटिनलीज। तो भूटिया और टोडा तो जानते ही हैं ये तमिलनाडु में, टोडा तमिलनाडु में। ठीक है। सेंटिनलीज जो है आपका अंडमान निकोबार में, आपका जो है भूटिया सिक्किम में, और जो है बिरहोर आपका झारखंड में। इस तरह से आपका मैचिंग हो जाएगा। 103 नंबर का देखिए दाची गांव वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दाची गांव वन्यजीव अभयारण्य जो है यह है आपका जम्मू कश्मीर में। 103 का जो है जम्मू कश्मीर हो जाएगा डी। 104 देखिए केवला देव घाना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में। ठीक है। 105 नंबर देखिए नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में, सी हो जाएगा। 106 देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है आपका उत्तर प्रदेश में। 106 का बी हो जाएगा। सॉरी, जिम कॉर्बेट इनमें से कोई नहीं होगा। जिम कॉर्बेट एक्चुअली में उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड में है। पहले उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड तो अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, तो ये हो जाएगा ए आंसर, इनमें से कोई नहीं। 107 नंबर देखिए भारत में जंगली गधे निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे जो है कच्छ के रण में पाए जाते हैं, बी आंसर हो जाएगा। 108 देखिए त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में ये जो है गंडक नदी पर ही त्रिवेणी नहर बनाया गया है, और इससे जो है पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर निकाली गई है। पूर्वी नहर से पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, यही सब वैशाली वगैरह को सिंचाई मिलती है। पश्चिमी नहर से जो है गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, है ना, सारण वगैरह ये सबको, और गोरखपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश तक भी वो सिंचाई करती है। 109 नंबर देखिए भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, 1 ओर से अपना इंडिया। मैप देखिएगा वहाँ पता चल जाएगा आपको। ये है मसालों का बगीचा उपनाम से कौन से राज्य प्रसिद्ध हैं? मसालों का बगीचा के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वो होगा आपको केरल। 110 का बी। ठीक है, केरल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चांदी उत्पादन, मसालों का बगीचा हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी 111 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो ये निकलती है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से हो जाएगा। 111 का जो है डी, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए यूरेनियम उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यूरेनियम उत्पादन में भारत का झारखंड राज्य सर्वप्रथम स्थान पर है। 112 का डी। 113 है चांदी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो चांदी उत्पादन में जो है आपका राजस्थान, चांदी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो राजस्थान, सी हो जाएगा। 114 देखिए मकराना किस लिए प्रसिद्ध है? तो मकराना है उच्च कोटि के संगमरमर के लिए, डी आंसर हो जाएगा, राजस्थान में पड़ता है। 115 नंबर देखिए जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य मतलब जनसंख्या कम, सबसे कम किस राज्य में है?
तो वो है आपका सिक्किम, बी आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे तेज गति से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है किस राज्य में? तो 116 का हो जाएगा आपका मेघालय, ठीक है, डी। 117 देखिए 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, है ना, तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, मतलब अधिक क्षेत्रफल पर कम लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कम लोग हैं इसलिए। तो ये हो गया 117 का बी। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अपना बिहार ही है, एक है ना। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? तो लिंगानुपात का मतलब होता है देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। 118 नंबर क्वेश्चन, देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, सी आंसर हो जाएगा 118 का। 119 देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है ये पाई जाती है आपका 119 का हो जाएगा, 119 का बिहार राज्य में। अच्छा सॉरी, कितना नंबर क्वेश्चन है? अच्छा ये 120 नंबर ना, 120 नंबर का आंसर हो जाएगा किस राज्य में? अच्छा, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 119 नंबर का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश सी। 120 में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो अपना बिहार ही हो जाएगा 120 का बी, ठीक है। 121 है, आगरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वो है सरयू नदी के किनारे में, ठीक है। 122 नंबर देखिए, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो राउरकेला जो है वो है आपका 122 का ब्राह्मणी नदी, है ना, ब्राह्मणी नदी के किनारे में अवस्थित है। भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो भारत में झीलों का नगर जो कहा जाता है वो है आपका श्रीनगर, 123 का बी। 124 का क्वेश्चन देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र, पूर्वी घाट का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, ठीक है। तो थार मरुस्थल नहीं, इनमें से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो जाएगा, तो ई आंसर होगा। एक से अधिक मतलब 2 ऑप्शन आंसर आ रहा है, ठीक। मतलब ये है कि जो जैव विविधता है वो पश्चिमी घाट में सबसे अधिक है और उत्तर पूर्वी हिमालय में है, ठीक है। पूर्वी घाट में कम है और मरुस्थल में तो होता ही नहीं है, तो ये चीज़ है, कम होता है मरुस्थल में, थार मरुस्थल में तो एकदम नहीं। तो मार्च 2021 में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो सबसे बड़ा निर्यातक देश हथियारों का वो अमेरिका हुआ। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक जो हैं वो है बिल गेट्स सी, ठीक है। मार्च 2021 में 127 नंबर, मार्च 2021 में किस राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य के अस्थायी निवासियों में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? प्राइवेट कंपनियों में 75% आरक्षण राज्य के लोगों के लिए, निवासियों के लिए। तो यह कौन सा राज्य क्या है? तो 127 का उत्तर हो जाएगा हरियाणा सरकार। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक टाइम के द्वारा दिए जाने वाले कॉर्पोरेट एक्सलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया? बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2020, तो ये दिया गया है आपको शक्तिकांत दास को, 128 का सी। शक्तिकांत दास जो है RBI के गवर्नर हैं। तो 129 नंबर देखिए, कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, है ना। कैच द रेन अभियान जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? तो यह किया आपको भारत और बांग्लादेश के बीच में, 130 का बी, ठीक है। 131 का मैत्री सेतु किस नदी पर बना है? तो ये बना है आपका
131 का हो गया फेनी नदी पर बना है, सॉरी, ठीक, मैत्री सेतु। 132 है मार्च 2021 में किस लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपको 132 का शरद कुमार लिम्बावली को, ठीक, शरद कुमार लिम्बावली को। 133 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, हिंदी में कविता संग्रह के साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार अनामिका कहाँ की रहने वाली है? हिंदी कविता संग्रह में साहित्य अकादमी पुरस्कार में पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार बन गई है अनामिका। ये कहाँ की रहने वाली है? तो अनामिका जो है 133 मुजफ्फरपुर हो गया आंसर इसका। 134 किस मैथिली साहित्यकार को 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया आपका जो है कमलकांत झा को, है ना, के झा। 135 का मार्च 2021 में किस राज्य की सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा 135 का, ठीक है, काला नमक चावल महोत्सव। 136 है सिपरी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयातक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो हथियार आयातक देशों में भारत का स्थान जो है वो है आपका दूसरा आयातक देश है। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है वो है आपका फिनलैंड। 137 का हो जाएगा फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क ये सब अच्छा स्थिति में रहता है। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है आपका छिछोरे को। 138 का सी, है ना, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक। 139 देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है इसमें हो जाएगा, एक से अधिक आंसर हो जाएगा, इसमें मनोज वाजपेयी और धनुष दोनों को दिया गया है, तो ई आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा। 140 देखिए, मार्च 2021 में व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो शरद पगारे को किया गया है, शरद पगारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 141 नंबर। 141 में कहता है कि मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भारत और किस देश के बीच प्रारंभ की गई? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में यह मिताली एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू की गई है। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया? 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया? तो ये दिया गया रजनीकांत को, रजनीकांत। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 मार्च 2021 को प्रारंभ आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कब किया जाएगा? तो इसका समापन किया जाएगा 15 अगस्त 2023 को, है ना, 15 अगस्त 2023 को अभी वो चल रहा है ना, आज़ादी के अमृत महोत्सव। 144 देखिए, PSLV C-51 रॉकेट के जरिए कुल 19 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। इनमें से एक अमेजोनिया 1 उपग्रह किस देश का था? है ना, ये जो PSLV C-51 रॉकेट है इससे 19 उपग्रह को जो है एक साथ लॉन्च किया गया, उसमें से एक था अमेजोनिया 1। ये किस देश का था? तो अमेजोनिया 1 जो है ये अमेरिका का था, है ना। 144 का आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी ब्राज़ील का था, ब्राज़ील का हो जाएगा बी आंसर, ठीक। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्च 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल आयोग की 116वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? तो ये हुई नई दिल्ली में। सिंधु जल आयोग में क्या होते हैं कि यहाँ के जल आयुक्त, है ना, सिंधु जल आयुक्त और पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्तों के का मीटिंग होता है। सिंधु जल के सिंधु नदी और उसके जो सहायक नदियां हैं उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं बन रही है उस पर डिस्कस होती है, चर्चाएं होती हैं, ठीक है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट उधर आप चल रहा है दोनों देशों का, ये चीज़ है। सिंधु जल समझौता के अंतर्गत इस तरह की मीटिंग हर साल होती रहती है।
146 नंबर है कि मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा किस देश के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया जिसके मतदान में भारत अनुपस्थित रहा। तो 146 नंबर का आंसर हो जाएगा श्रीलंका, है ना। मानवाधिकार परिषद के द्वारा जो है श्रीलंका के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था, है ना, तो जिसके मतदान में भारत अनुपस्थित रहा था। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है 5-6 मार्च की मध्य रात्रि को निम्न में से कौन सा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के निकट से गुजरा है। तो वह गुजरा है आपका एपोफिस नाम का, एपोफिस, ठीक है, ये है। मार्च 2021 में कैम्ब्रिज एनर्जी एसोसिएशन द्वारा ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये किया गया आपका नरेंद्र मोदी को, ठीक, नरेंद्र मोदी को। मार्च 2021 में किस देश में कैटोलोनिया प्रांत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए वहाँ की जनता द्वारा जोरदार आंदोलन चलाया गया। तो ये चलाया गया 49 का, स्पेन हो जाएगा आंसर। 150 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का जो पुरस्कार है वो मिला है आपको जो है सिक्किम को, ठीक है। तो इस प्रकार से यह टेस्ट 4 का यह सॉल्यूशन सीरीज था। तो हम लोग फिर अगला वीडियो में टेस्ट 5 का, फिर नेक्स्ट टेस्ट 6 का लेकर के आएंगे, और फिर अगला टेस्ट भी होने वाला है ना, तो उसका भी हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।